नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात राफेल जेट के करप्शन के मामले की। हिंदुस्तान और फ्रांस के बीच हुई राफेल लड़ाकू प्लेन की डील में करप्शन के इल्ज़ाम को लेकर कुछ नए दावे सामने आए हैं। फ्रांस के पोर्टल मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डसॉल्ट ने हिंदुस्तान को 36 राफेल लड़ाकू तैयारों की बिक्री को महफूज करने के लिए एक बिचौलिए को 65 करोड़ रुपए का कमीशन दिया। वहीं हिंदुस्तानी एजेंसियों ने डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद इसकी जांच शुरू नहीं की। पोर्टल का कहना है कि सीबीआई और ईडी के पास अक्टूबर 2018 से सबूत मौजूद हैं कि डसॉल्ट ने राफेल जेट की बिक्री को महफूज करने के लिए सुषेन गुप्ता को रिश्वत दी थी। इस पेमेंट का बड़ा हिस्सा 2013 से पहले किया गया था। इससे जुड़े डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। इसके बावजूद हिंदुस्तानी पुलिस ने केस को आगे नहीं बढ़ाया और जांच शुरू नहीं की। फ्रांस का ये ऑनलाइन जर्नल 59,000 करोड़ रुपए के राफेल सौदे में करप्शन के इल्जामात की जांच कर रहा है। राफेल पेपर्स पर मीडिया पार्ट की जांच ने जुलाई में फ्रांस में सियासत को काफ़ी गर्मा दिया था। रिपोर्ट सामने आने के बाद इस मामले में करप्शन और पार्टीसन एटीट्यूड के इल्ज़ामात में एक जुडिशल इंक्वायरी भी शुरू की गई थी। सुषेन गुप्ता पर अगस्ता वेस्टलैंड से मॉरिशस में रजिस्टर्ड एक शेल कंपनी के जरिए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। रिपोर्ट के मुताबिक डसॉल्ट ने 2001 में सुषेन गुप्ता को बिचौलिए के तौर पर हायर किया था। इसी वक्त हिंदुस्तानी हुकूमत ने लड़ाकू तैयारा खरीदने का ऐलान किया था। हालांकि इसका पूरा अमल 2007 में शुरू हुआ था। गुप्ता अगस्ता वेस्टलैंड डील से भी जुड़ा था। रिपोर्ट में कहा गया कि सुषेन गुप्ता की इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज ने 2007 और 2012 के बीच फ्रांसीसी फर्म से 7.5 मिलियन यूरो यानी करीब 65 करोड़ रुपए हासिल किए। ये भी खुलासा किया है कि मॉरिशस हुकूमत ने 11 अक्टूबर 2018 को इससे जुड़े डॉक्यूमेंट सीबीआई को भी सौंप दिए थे, जिसे बाद में सीबीआई ने ईडी से शेयर किया था। मीडिया पार्ट ने दावा किया कि इस मामले में एक हिंदुस्तानी कंपनी आईडीएस भी शामिल है। इस कंपनी ने 1 जून 2001 को इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज के साथ डील की थी, जिसमें तय हुआ था कि डसॉल्ट एविएशन और आईडीएस के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी वैल्यू का 40% कमीशन इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज को दिया जाएगा। आईडीएस ओहदेदार ने सीबीआई को बताया कि ये डील गुप्ता के वकील गौतम खेतान ने की थी, जो अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जांच के दायरे में है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में इतवार की देर रात सीआरपीएफ जवान ने अपने साथियों पर AK-47 से फायरिंग कर दी। इस वाक़े में 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि 3 जख्मी हैं। इनमें 2 जवानों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। उन्हें चॉपर के जरिए रायपुर के हॉस्पिटल से रेफर किया गया। इस वाक़े के बाद मुलजिम जवान को हिरासत में ले लिया गया। अभी तक फायरिंग की सही वजह सामने नहीं आ सकी। आईजी सीआरपीएफ एडिशनल एसपी कोंटा लिंगनपल्ली कैंप पहुंच चुके हैं। आईजी बस्तर, कलेक्टर सुकमा और एसपी सुकमा भी मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला ग्राम लिंगनपल्ली में वाक़ 217 बटालियन कैंप का है। देर रात करीब 3:15 बजे सीआरपीएफ जवान रितेश रंजन ने अपने साथियों पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। इसी कैंप में 85th बटालियन के जवानों का भी कैंप है। देर रात गोली चलने से हड़कंप मच गया। दीगर जवान दौड़कर मौके पर पहुंचे। इसके बाद अफसरों को जानकारी दी गई। जख्मी 5 जवानों को कैंप से करीब 11 किलोमीटर दूर तेलंगाना में वाक़ भद्राचलम के हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर इलाज के दौरान 2 जवानों ने दम तोड़ दिया, जबकि 2 दीगर की हालत तशवीशनाक देखकर उन्हें चॉपर से रायपुर रिफ़र किया गया। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश या फिर जहनी तनाव की वजह से मुलजिम जवान ने फायरिंग की। एक दिन पहले भी उसका साथी जवानों से झगड़ा हुआ था। मुलजिम जवान कई दिनों से परेशान था। फायरिंग के वाक़े में मारे गए 3 जवान बिहार के रहने वाले थे, जबकि एक वेस्ट बंगाल का रहने वाला था। चौथे जवान को लेकर अभी जानकारी नहीं मिल सकी है। मरने वाले जवानों में बिहार के रहने वाले धानजी धर्मेंद्र कुमार और राजमणि कुमार यादव और वेस्ट बंगाल के रहने वाले राजीव मंडल शामिल है। इसके अलावा जवान धर्मेंद्र कुमार सिंह, धर्मात्मा कुमार और मालिया रंजन महाराणा जख्मी हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 9 महीने पहले सीआरपीएफ जवान ने साथियों पर फायरिंग की थी। इसमें एक जवान की मौत हुई थी, जबकि दूसरा जख्मी हो गया था। जवानों में किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया था। दंतेवाड़ा में दिसंबर 2012 में सीआरपीएफ जवान ने सोते हुए साथियों पर फायरिंग की थी। इसमें
4 जवानों की मौत हो गई थी और एक जख्मी हो गया था। उस वक्त भी बताया गया था कि हमला करने वाले जवान की जहनी हालत ठीक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज लखीमपुर खेरी तशद्दुद वाक़े की समाअत की। समाअत के दौरान अदालत उज़्मा ने सिर्फ एक मुलजिम का मोबाइल फ़ोन जब्त करने और 2 FIR में सबूत जमा करने के अमल के ताल्लुक से SIT जांच पर अपनी बेइत्मीनानी जाहिर की। अदालत ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को बताया कि चार्जशीट दाखिल होने तक वो रोज़ाना की जांच की निगरानी के लिए एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज को मुकर्रर करने का ख्वाह है। चीफ जस्टिस NV रमना की सदारत वाली और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिवा कोहली की बेंच ने एक वकील से कहा कि हम मामले में गैर जानिबदारी लाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू में चीफ जस्टिस ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे सीनियर वकील हरीश साल्वे से कहा कि स्टेट रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं है, हमने 10 दिन का वक्त दिया है, लैब रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, ये हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। अदालत उस्मा ने साल्वे से पूछा कि अहम मुलजिम आशीष मिश्रा को छोड़कर लखीमपुर खेरी वाक़े के सभी मुलजिमीन के मोबाइल फ़ोन जब्त क्यों नहीं किए गए। जस्टिस कोहली ने खुसूसी तौर पर सवाल किया कि यह हुकूमत का रुख है कि दीगर मुलजिम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते थे। साल्वे ने कहा कि मामले में जुमला 16 मुलजिम थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई और 13 को गिरफ्तार कर लिया गया। जस्टिस कोहली ने पूछा कि 13 मुलजिमीन में से एक मुलजिम का मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया गया है। अदालत उस्मा ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से कहा कि मुजाहरा कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचलने और मुलजिमीन का पीट कर कत्ल करने के दोनों वाक़यात की गैर जानिबदाराना जांच होनी चाहिए। अदालत उस्मा ने कहा कि पहली नज़र में ऐसा मालूम पड़ता है कि एक खुसूसी तरीके से गवाहों के बयान दर्ज करके एक ख़ास मुलजिम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। जस्टिस कांत ने कहा कि हमें जो मालूम पड़ा है वो ये कि SIT FIR एक जहां किसानों को कार से कुचला गया और दीगर मुलजिम मारे गए, उसके दरमियान फ़र्क बनाए रखने में नाकाम है। ये अहम है कि 220 FIR में सबूत और 219 में यकीनी करने के लिए उसे आज़ादाना तौर पर दर्ज किया जाए। बेंच ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश SIT के ज़रिए सबूत दर्ज करने के लिए इख्तियार किए गए अमल के बारे में पुरएतमाद नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जब तक के चार्जशीट दाखिल नहीं की जाएगी, दिन ब दिन की जांच की निगरानी के लिए अलग से हाईकोर्ट के एक जज को मुकर्रर करने के ख्वाह हैं। बेंच ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 2 साबिक जजों के नामों की तजवीज़ पेश की ताकि मामलों को मिलाने से बचने के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाए। बेंच ने चार्जशीट दाखिल होने तक जांच की निगरानी के लिए एक आज़ादाना जांच की तकर्री पर उत्तर प्रदेश हुकूमत से जवाब मांगा और मामले पर आइंदा जुमे को समाअत के लिए फहरिस्त बंद किया। यह पहली मर्तबा नहीं है कि जब मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने किसान तहरीक की हिमायत की या उसे इस मुद्दे पर मरकज़ी हुकूमत की तनकीद की, लेकिन इस मरतबा उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को जिस अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया वो बहुत सख्त नज़र आ रहा है। एक खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि दिल्ली में रहनुमा कुत्ते के मरने पर भी इजहार अफसोस करते हैं, लेकिन किसानों की मौत की कोई परवाह नहीं। सत्यपाल मलिक इस मरतबा सिर्फ किसानों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उन्होंने मरकज़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि नए ऐवान पार्लियामेंट के बजाय आलमी पैमाने का कॉलेज बनाना बेहतर होगा। मलिक जयपुर में ग्लोबल जाट समिट से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पर बोलने पर अगर उनका ओहदा जाता है तो उन्हें उसका कोई डर नहीं है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता और अगर मुझसे कहा जाएगा तो मैं हटने में 1 मिनट की भी ताक़ीद नहीं करूँगा। रिपोर्ट के मुताबिक मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं पैदाइश से तो गवर्नर नहीं हूँ, मेरे पास जो है उसे खोने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मैं ओहदा छोड़ सकता हूँ लेकिन किसानों को परेशान और हारते हुए नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि मुल्क में ऐसी कोई तहरीक नहीं चली जिसमें 600 लोग मारे गए हों। तो तय करके बोला था मैं फौरन छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पे आके बैठ जाऊंगा। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हुआ और मैं इस पे इतना मेरे से पूछा तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में तीर्थ स्थान पंढरपुर की नकलो हरकत को बेहतर बनाने के मकसद से कई सड़क प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया और तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए के हाईवे प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा।
मोदी ने वीडियो लिंक के जरिए श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग NH 965 के 5 हिस्सों और श्री संत तुकाराम महाराज पालकी के 3 मार्ग यानी NH 965 हिस्सों को 4 लेन करने का संग बुनियाद रखा। एक सरकारी रिलीज के मुताबिक इन कौमी शाहराहों के दोनों तरफ पालकियों के लिए मखसूस वॉकवेज तामीर किए जाएंगे। हुक्काम के मुताबिक देवे घाट से मोहोल तक संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग के तकरीबन 221 किलोमीटर तवील हिस्से और पटास से टोंडले बोंडाले तक संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के तकरीबन 130 किलोमीटर तवील हिस्से को 4 लेन बनाया जाएगा। इन 4 लेन सेक्शंस के दोनों अतराफ पालकियों के लिए मखसूस वॉकवेज बनाए जाएंगे। जो नए हाईवे स्वीकृत हो रहे हैं उसमें यहां धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, नए रोजगार आएंगे और सेवा अभियानों को भी गति मिलेगी। हम सभी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी मानते भी थे कि जहां हाईवे पहुंच जाते हैं, सड़कें पहुंच जाती हैं, वहां विकास की नई धारा बहने लगती है। इसी सोच के साथ उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज की शुरुआत कराई। देश के गांवों को सड़कों से जोड़ने का अभियान भी शुरू किया। आज उन्हीं आदर्शों पर देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेज गति से काम हो रहा है। आज यहां श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग, इसका शिलान्यास हुआ है। श्रीमंत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का निर्माण अभी आपने वीडियो में भी देखा है, नितिन जी के भाषण में भी सुना है, 5 चरणों में होगा। और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। इन सभी चरणों में 350 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के हाईवे बनेंगे और इस पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया जाएगा। इसके सबसे खास बात यह है कि इन हाईवेज के दोनों तरफ पालकी यात्रा के लिए, पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए, वारकरियों के लिए विशेष मार्ग बनाए जाएंगे। इसके अलावा आज पंढरपुर को जोड़ने वाले करीब 225 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का भी शुभारंभ हुआ है, लोकार्पण हुआ है। इनके निर्माण पर करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सतारा, कोल्हापुर, सांगली, बीजापुर, मराठावाड़ का एक क्षेत्र, उत्तरी महाराष्ट्र का क्षेत्र, इन सभी स्थानों से जो नए हाईवे स्वीकृत हो रहे हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा एक शानदार तकरीब में साल 2020 के लिए अपने मुतालिका शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को पद्मा अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और मुतअद्दिद दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया ने सीनियर सोशलिस्ट लीडर और साबिक़ वज़ीर दिफा जॉर्ज फर्नांडिस, साबिक़ वज़ीर ख़जाना अरुण जेटली और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को बाद मर्ग मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहरी एजाज़ पद्म विभूषण से नवाजा। मॉरिशस के साबिक़ सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म अनिरुद्ध जगनावत को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया। क्लासिकी ग्लोकार चंदूलाल मिश्रा, बॉक्सर मेरी कॉम और पुजावर मठ के साबिक़ सरबरा आंजहानी विश्वेश तीरथ स्वामी को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया। सदर जमहूरिया ने साल 2021 के लिए भी 119 शख्सियात को पद्मा अवार्ड से नवाजा, जिनमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। एयर मार्शल डॉक्टर श्रीमती पद्मा बंदोपाध्याय, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, सेवानिवृत्त, चिकित्सा।
डॉक्टर सुशोभन बनर्जी, चिकित्सा। डॉक्टर दमयंती। हाल ही में त्रिपुरा पुलिस ने सहाफियों और वुकला समेत 102 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। उन तमाम लोगों पर यूएपीए एक्ट लगाया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यूएपीए के जरिए सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, त्रिपुरा इज बर्निंग, यानी त्रिपुरा में तशद्दुद की वजह से काफ़ी बुरे हालात है। इसके बारे में बात करना इस्लाही कार्रवाई का मुतालबा है, लेकिन बीजेपी को पसंदीदा कोर ऑफ हरबा को यानी मैसेंजर के ज़रिए यूएपीए के ज़रिए गोली मारना है। सच्चाई को खामोश नहीं किया जा सकता। इससे कबल राहुल गांधी ने कहा था कि त्रिपुरा के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म हो रहा है। जो लोग हिंदू के नाम पर नफरत और तशद्दुद फैला रहे हैं वो हिंदू नहीं बल्कि मुनाफिक हैं। आज 8 नवंबर है। 5 साल कबल इसी दिन मोदी हुकूमत ने नोटबंदी का फैसला किया था। नोटबंदी की 5वीं बरसी पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत से 5 तीखे सवाल पूछे हैं। नोटबंदी कामयाब हुई तो करप्शन खत्म क्यों नहीं हुआ? काला धन वापस क्यों नहीं आया? मईशत कैशलेस क्यों नहीं हुई? दहशतगर्दी पर चोट क्यों नहीं हुई? महंगाई कंट्रोल में क्यों नहीं है? काबिल जिक्र है कि साल 2016 में इसी दिन यानी 8 नवंबर को पीएम मोदी ने रात 8 बजे 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी का ऐलान किया था, जिसके बाद तमाम अहले वतन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों को दिन रात बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ा। नोटबंदी की वजह से पैदा होने वाली परेशानियों की वजह से बहुत से लोगों की मौत भी हुई थी। आज उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि लखीमपुर खेरी के नरसिंहार के केस में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को सुरक्षित रखने के लिए की जा रही है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आप किसको बचा रहे हैं? मुख्य अपराधी के पिता आपके साथ मंच पे खड़े रहते हैं, आपके साथ प्रोग्रामों में जा रहे हैं और उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि कार्रवाई ठीक से नहीं हो रही है, सिर्फ अपराधियों को सुरक्षित रखने के लिए हो रही है। आप क्या संदेश दे रहे हैं? आज आम आदमी पार्टी गोवा में असेंबली इंतखाबात लड़ने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में करके दिखाया गया है, अब गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक एक स्कूल खुलवाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला है, गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक क्लिनिक खोलेंगे। गोवा के अंदर हमारी हुकूमत बनेगी तो हम बिजली फ्री देंगे। उन्होंने कहा कि हम रोज़गार देंगे, रोज़गार देने में वक्त लगेगा, लेकिन जब तक रोज़गार नहीं देते तब तक बेरोज़गारी भत्ता देंगे। हर महीना 3000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि इस जमीन का मालिक गोवा सरकार है और आगे लिखा हुआ है कि ये लोग जो है इन्होंने इस जमीन पे कब्जा किया हुआ है, एनक्रोच्ड बाय। अरे बाबा, ये लोग तो बेचारे पिछले 50 साल 60 साल से इस जमीन के ऊपर मुझसे भी ज्यादा खेती कर रहे हैं, उन्होंने जमीन पे कैसे कब्जा किया हुआ? तो मेरा अपना मानना है कि सरकार चाहे तो इसको जमीन को आपके हवाले कर सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, इसमें कोई, मैं भी थोड़ा थोड़ा कानून पढ़ा हूं और ये तो बहुत बड़े आपके वकील हैं, इन्होंने भी बताया। तो आज मैं आपको यहाँ पे वादा करके जा रहा हूं, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर आपको आपकी जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। दिलवा सकते हैं, दिलवा सकते हैं। इसको पूरा स्टडी करेंगे, 6 महीने के अंदर आपको आपकी जमीन का, किसी ने बिल्कुल सच बोला कि जो एमएलए है उसको तो अपनी जमीन का हक मिल गया, गरीब आदमी को जमीन का हक क्यों नहीं मिल रहा? सही है कि नहीं है? तो 50 साल से उसको एमएलए बना रखा है, अब तो उसको बोलो कि साहब बहुत हो गया, अब किसी नए आदमी को बनाना है।
अब तो बनता है दूसरे आदमी बनाना ना। 50 साल कोई एमएलए रहेगा तो फिर वो सोचेगा कि मेरे को काम करने की क्या चाहिए, लोग तो ऐसे ही वोट दे देते हैं। तो थोड़ा बदलना चाहिए, बदलेंगे तभी तो बात बनेगी, नहीं बदलेंगे तो काम करने कर देगा। तो अब बदलने का टाइम आया है। इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली के उपहार सिनेमा आतिशबाजी केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने पीर के रोज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में सुनील अंसल और गोपाल अंसल समेत 4 मुलजिमीन को 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुलजिमीन पर 2 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 13 जून 1997 को दिल्ली के ग्रीन पार्क में वाक़े उपहार टाकीज में आग लग गई थी। इस वाक़े में 59 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। टाकीज में उस दिन बॉर्डर फिल्म लगी हुई थी। फिल्म के दौरान ही सिनेमाघर के ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी, जो बाद में दूसरे हिस्सों में फैल गई। जांच में सामने आया था कि टाकीज में सिक्योरिटी के यानी आग पर काबू पाने के कोई इंतजामात नहीं थे। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के मुंबई में वाक़े घर एंटीलिया की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यह कदम पीर के रोज़ 2 मुश्तबा लोगों के एंटीलिया का पता पूछने के बाद उठाया गया। मुश्तबा लोगों ने जिस टैक्सी ड्राइवर से अंबानी के घर का पता पूछा था, उसने ही पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करके इसकी जानकारी दी। ड्राइवर का कहना है कि दोनों उर्दू में बात कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि मुश्तबा के हाथ में एक बैग भी था। फिलहाल डीसीपी रैंक का ओहदेदार ड्राइवर से पूछताछ कर रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। मुश्तबा की जानकारी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने एंटीलिया की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ की जा रही है। टैक्सी ड्राइवर ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन पर बताया कि किला कोर्ट के सामने एक दाढ़ी वाला शख्स ने उससे एंटीलिया का पता पूछा है। वो सिल्वर कलर की वैगन आर कार में सवार था। उसकी दाढ़ी बड़ी थी और उसके साथ एक दूसरा शख्स भी था। दोनों उर्दू में बात कर रहे थे। उनके पास एक बैग था। पुलिस ने उस इलाके की सीसीटीवी फुटेज मंगाई है। चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को कार का नंबर भी बताया। पुलिस आरटीओ के जरिए कार का नंबर पता कर रही है, हालांकि नंबर की जानकारी नहीं मिल पा रही है। फरवरी में एंटीलिया से धमाकू अशिया से लदी एक एसयूवी बरामद की गई थी। एसयूवी में 20 जिलेटिन की छड़ें और एक चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी में मुकेश अंबानी और उनकी बीवी नीता अंबानी को धमकी दी गई थी। पाकिस्तानी मरीन की फायरिंग में मछुआरे की मौत का हिंदुस्तान ने सख्त एहतजाज दर्ज कराया है। ज़राए के मुताबिक वजारत खारजा ने पीर के रोज़ पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को समन जारी कर इस वाक़े पर अपना एतराज़, अपनी मुखालिफत दर्ज कराई है। बता देंगे गुजरात में द्वारका के समुद्री इलाके में पाकिस्तानी मरीन ने 6 नवंबर को इंडियन नाव पर फायरिंग की थी। इसमें एक मछुआरे की मौत हो गई थी और दूसरा जख्मी हो गया था। मरने वाले की पहचान श्रीधर के तौर पर हुई। वारदात के वक्त हिंदुस्तानी नेवी अपनी ही सरहद में थी। महाराष्ट्र के वजीर और एनसीपी के कायद नवाब मलिक और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े के बीच इल्ज़ामात की जंग जारी है। पीर के रोज़ नवाब मलिक ने समीर वानखड़े पर नया इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया में कुछ जानकारी शेयर करते हुए पूछा कि समीर दाऊद वानखड़े, क्या आपकी साली हर्षिदा रेडकर ड्रग्स के धंधे से जुड़ी हैं? मलिक ने आगे कहा कि आपको इसका जवाब देना होगा क्योंकि उनके खिलाफ पुणे की अदालत में मामला पेंडिंग है। मलिक के इल्ज़ाम पर वानखड़े ने जवाब देते हुए कोर्ट जाने की बात कही। वानखड़े ने यह भी कहा कि नवाब मलिक उनके ख़ानदान को बदनाम कर रहे हैं। पीर के रोज़ वानखड़े ने कहा कि गुड वर्क डियर फ्रेंड, एक खातून का नाम सर्कुलेट करके, असल में जब हम प्रेस रिलीज जारी करते हैं तो हम ख़वातीन की इज़्ज़त की और उनकी सिक्योरिटी के लिए उनका नाम शेयर नहीं करते। उन्होंने कहा कि क्या ऐसी खातून का खुलकर नाम लेना सही है जिसके 2 बच्चे और ख़ानदान हैं। उन्होंने कहा कि वो मलिक के खिलाफ कोर्ट जाने के बारे में सोच रहे हैं। नवाब मलिक के इल्ज़ामात पर वानखड़े ने पहले ही सफाई देते हुए कहा था कि ये केस 2008 का है और वो उस वक्त एनसीबी में नहीं थे, जबकि क्रांति रेडकर से उनकी शादी 2017 में हुई थी। इसलिए हर्षिदा के मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। करणार जनता. सर ट्विट केलाय तुम्ही? चर्चेत देखील आहे, नेमकं काय म्हणणं आहे? नाही, मी ट्विट केलेलं आहे आणि ट्विटवर जे काही माझं म्हणणं आहे मी स्पष्टपणे लिहिलेलं आहे की केस पुण्याच्या कोर्टामध्ये पेंडिंग आहे. हे खरं आहे काय
आणि त्यांचा समीर वानखेडेशी काय संबंध आहे याचा खुलासा त्यांनी केला करणार जनता. सर आज ट्वीट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 1 साल बाद भी इस मामले में सीबीआई की जांच जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने एक्टर के ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट किए जा चुके डेटा को वापस पाने के लिए अमेरिका से मदद मांगी है। डेटा रिकवरी के लिए गूगल और फेसबुक को भी रिक्वेस्ट भेजी गई है। हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों मुल्कों के बीच म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी यानी एमलैट है। इसके तहत दोनों मुल्क एक दूसरे से घरेलू मामलों की जांच में जानकारी मांग सकते हैं। सीबीआई इस डेटा से ये जांच करना चाहती है कि क्या कभी ऐसा कुछ हुआ था जिसका सुशांत की मौत से कोई नाता हो। इस केस में जांच मुंबई पुलिस ने शुरू की थी, जो अभी सीबीआई के हाथ में है, लेकिन सुशांत सिंह की मौत की वजह का खुलासा नहीं हो सका। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर आज भी सुशांत के फैंस उनकी मौत के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इस मामले में फैंस कई बार उनके कत्ल की साजिश का अंदेशा जता चुके हैं। बता दें कि दिशा सालियान की खुदकुशी को भी सुशांत केस से जोड़ा जा चुका है। छठ पूजा का सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। दिवाली के बाद आने वाला ये त्यौहार 4 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। बिहार, झारखंड और नॉर्थ उत्तर प्रदेश के लोग बड़े ही जोश के साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं। मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी छठ मनाई जा रही है। आज निहाय खाए से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। निहाय खाए के दिन कुछ रस्में अदा की जाती है और उस दिन नदी में स्नान भी किया जाता है। इस दौरान यमुना नदी के बहुत से ऐसे वीडियोस सामने आए हैं जहां पे लोग स्नान करने के लिए गए, लेकिन वहां पर एक यमुना नदी में एक अलग सी झाग दिखाई पड़ रही है। पड़ोसी रियासतों में पराली जलाने और दिवाली में आतिशबाजी की वजह से दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। यमुना नदी में अमोनिया का लेवल काफ़ी बढ़ गया है, इससे वहां झाग बन गया है। झाग के बीच स्नान करती खवातीन की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। एमपी मनोज तिवारी ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि क्या इसी वजह से यमुना किनारे छठ पूजा मनाने पर रोक लगाई गई थी। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक कोविड प्रोटोकॉल के साथ मुनक्किद होगा। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास गुज़िश्ता साल कोविड वबा की वजह से मुनक्किद नहीं हो सका था, लेकिन इस बार कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये मुनक्किद किया जाएगा। इस दौरान दोनों ऐवानों की तकरीबन 20 मीटिंग्स होंगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत वाली सियासी उमूर की काबीनी कमेटी ने 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक सरमाई इजलास तलब करने की सिफारिश की है। 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल होने वाले इजलास के हंगामा खैज होने की उम्मीद है, क्योंकि हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन महंगाई, किसानों की तहरीक, लखीमपुर केस, पेगासस जासूसी मामला और दीगर मामलों पर हुकूमत को घेरने की कोशिश करेगी। अब नज़र डालते हैं कोरोना से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 3,59,795 नए मामला सामने आए हैं। इसी दौरान 4,755 अफराद की इस मोजी वायरस से मौत हो चुकी है। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 25,07,74,036 हो गया है, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 50,67,749 हो गई है। अब भी दुनिया भर में 1,87,14,748 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के केसेस में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 11,451 लोग कोविड से मुतासिर हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ इसी मुद्दत में तादाद 10,853 थी। मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने पीर के रोज़ ये इत्तला दी। आज सुबह 7 बजे तक 108,47,23,042 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में जुमला 23,84,024 अफराद को कोविड की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।